हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुनील सोन एक भोकड़ी लौंडा। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये है चारधाम की आइटनरी, जो कि हम लोग ने बाइक से ट्रिप की थी। तो ये जो पूरी आइटनरी है, तो इसमें हम लोग चारधाम कवर करने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड का चारधाम है। इसको छोटा चारधाम बोला जाता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो चारधाम कवर करेंगे और पंचप्रयाग और धारी देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। तो पूरी ये वीडियो जो होने वाली है, ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जो कि मैंने 1 से 1.5 महीने में रिसर्च करके आइटनरी तैयार की थी। वो आपको एक वीडियो में मिल जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर एक चीज़ बताएंगे, जिसमें डे होगा, कितने दिन में हम लोग ने इस ट्रिप को कंप्लीट किया और कितना बजट लगा, क्या रूट होने वाला है और क्या क्लोथ्स और एसेसरीज हम लोग ले जाएंगे, और टूरिस्ट प्लेस टू विजिट, कितने टूरिस्ट प्लेस होने वाले हैं जो हम लोग विजिट करेंगे। लगभग 35 to 40 टूरिस्ट प्लेस हैं जिसको हम लोग विजिट किए थे, और उसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल बताएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे ये ट्रिप हमको कंप्लीट करनी है, और इस आइटनरी में कम से कम बजट में और कम टाइम में मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेस कैसे विजिट करने हैं, वो सब आपको जानने को मिलेगा। और जो लोग भी बाइक से चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी सुविधा मिलेगी, और बैकपैक से लेके बैक टू होम तक का हर एक चीज़ आपको बताएंगे, और कोई भी एक सिंगल चीज़ भी नहीं मिस होने वाली है। तो बस एक वीडियो आप देखेंगे, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। मतलब स्टे से लेके फूड, पेट्रोल, बजट, हर एक चीज़ का क्या क्या चीज़ ले जाना, सब कुछ क्लियर कर देंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी चारधाम की आइटनरी, जो कि बाइक टूर होने वाला है। तो इस पूरी आइटनरी को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें पहला पार्ट होगा रूट, दूसरा प्लेसेस टू विजिट, तीसरा पूरा डे, मतलब डे वाइज बताएंगे आइटनरी कैसे कहाँ पे पहुँच रहे हैं और क्या क्या चीज़ है, सब कुछ डे वाइज दिखाएंगे। और जो चौथा है वो है क्लोथ्स एंड एसेसरीज, क्या क्या क्लोथ्स और एसेसरीज हम लोग ले गए थे। और जो पांचवा है वो है बजट। तो ये जो पूरा बजट होने वाला है वो एक बाइक जिस पे 2 पर्सन रहेंगे, और अगर 1 पर्सन है तो उस हिसाब से बजट बताएंगे। और ये होने वाला है पूरा बजट हरिद्वार टू हरिद्वार का। पूरी आइटनरी जो होगी वो हरिद्वार से स्टार्ट होगी और हरिद्वार पर एंड होगी, क्योंकि सब लोग अलग अलग कोने से हैं। जैसे हम हैं बाराबंकी, जो कि लखनऊ का नेबर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से हैं। तो यहाँ का पूरा हरिद्वार तक हटा के बजट हरिद्वार टू हरिद्वार का बजट रहेगा। तो ये पूरी आइटनरी ऐसे होने वाली है। तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं, जो कि है रूट। तो रूट स्टार्ट करेंगे। तो रूट में हम लोग हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे। पहले जाएंगे यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर पंचप्रयाग, फिर धारी देवी मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वापस आके हरिद्वार में ख़त्म होगी ये वीडियो। तो पहले चलेंगे यमुनोत्री। तो यमुनोत्री चलने के लिए हम लोग हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे, और हरिद्वार से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पहुँचेंगे देहरादून। फिर देहरादून के बाद हम लोग पहुँचेंगे मसूरी, मसूरी होते हुए बरकोट, बरकोट से जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी के बाद हम लोग जाएंगे यमुनोत्री, जो कि पैदल यात्रा करेंगे। तो यमुनोत्री से हम लोग जाएंगे अब गंगोत्री, और गंगोत्री जाने के लिए रूट होने वाला है यमुनोत्री से आएंगे जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी से बरकोट, जो कि इतना रास्ता कॉमन होने वाला है। फिर बरकोट से हम लोग मुड़ जाएंगे उत्तरकाशी की तरफ, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से गंगोत्री। तो पहुँच जाएंगे हम लोग गंगोत्री, गंगोत्री जी में दर्शन करेंगे। और अब गंगोत्री के बाद आएगा तीसरा चारधाम, जो कि होने वाला है केदारनाथ। तो अब गंगोत्री से केदारनाथ जाने के लिए जो रूट होने वाला है वो है गंगोत्री से पहले आएंगे उत्तरकाशी, जो कि ये रास्ता फिर से कॉमन होने वाला है। और उत्तरकाशी से हम लोग जाएंगे गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से केदारनाथ। तो सोनप्रयाग से हम लोग चलेंगे 5 किलोमीटर गौरीकुंड, जो कि हम लोगों को शेयरिंग टैक्सी मिलती है। फिर गौरीकुंड से हम लोगों का जो है वो ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि 22 किलोमीटर का ट्रैक होता है। लिखा वहाँ पे कम होता है, लेकिन 22 किलोमीटर के आसपास लगभग रहता है, जो कि पैदल मार्ग हम लोग का रहता है, जो कि हम लोग कवर करके पहुँचेंगे केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, और दोनों रास्ते आपको जब डे वाइज आइटनरी बताएंगे उसमें एकदम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा रास्ता जाना चाहिए और कौन सा रास्ता नहीं जाना चाहिए। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और जिस रास्ते से हम गए थे वो रास्ता बताएंगे। तो अब केदारनाथ से चलेंगे हम लोग चौथे चारधाम पे, जो कि है बद्रीनाथ। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए केदारनाथ से आएंगे सोनप्रयाग, फिर फाटा, फिर गुप्तकाशी, और ऊखीमठ होते हुए गोपेश्वर, गोपेश्वर से चमोली, और जोशीमठ, जोशीमठ से होते हुए बद्रीनाथ। और एक रास्ता और भी है, तो कौन सा रास्ता कैसा है ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे भी। तो अब बद्रीनाथ से हरिद्वार जाने के लिए बद्रीनाथ से चलेंगे, फिर पंचप्रयाग दर्शन करते हुए और धारी देवी मंदिर में दर्शन करते हुए हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार। तो ये पूरा रूट होने वाला है। पहले हरिद्वार से यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर पंचप्रयाग, फिर धारी देवी, फिर हरिद्वार। यहाँ पे आके ख़त्म हो गया ये रूट। तो अब जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो टूरिस्ट प्लेस टू विजिट है, और इसमें मैंने लगभग 35 to 40 टूरिस्ट प्लेस बताए हैं, जो कि आप इस पूरी ट्रिप पे आप विजिट कर सकते हैं।
तो उसके लिए पहले आप हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे। तो हरिद्वार में कई जगह हैं, तो हरिद्वार आप देख सकते हैं। उसके बाद मसूरी हिल स्टेशन, फिर केम्प्टी वाटरफॉल, फिर खरसाली गांव, यहाँ पे यमुनोत्री जी की 6 महीने पूजा की जाती है शीतकालीन में। और उसके बाद यमुनोत्री माता जी, फिर शिव गुफा है जो कि स्वयंभू है, आपको बताएंगे किस जगह पे पड़ती है। फिर मनेरी डैम, फिर हरसिल विलेज जो कि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है, स्वच्छ गाँव है। और हरसिल विलेज के बाद हम लोग जाएंगे लंका ब्रिज जो कि एशिया का हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज है। तो इसको जाके लंका ब्रिज पहुँच के उसके बाद जाएंगे गढ़तांग गली जो कि आपको वीडियो में आपको आगे बताएंगे ही पूरा डिटेल में। और नीलोंग वैली, फिर उसके बाद गंगोत्री, और गंगोत्री से जब हम लोग बढ़ेंगे केदारनाथ की तरफ तो वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस रहने वाले हैं वो है त्रियोगी नारायण मंदिर जो कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे मैं आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और उसके बाद जो टूरिस्ट प्लेस होने वाला है वो है गौरी कुंड, और जो केदारनाथ का पूरा ट्रैक है वो तो एक ऐसे ही बहुत अच्छा खूबसूरत सा है, वो आप देखने वाले हैं। फिर पहुँचेंगे केदारनाथ मंदिर, और केदारनाथ मंदिर के आसपास के टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो वहाँ पे है भीमशिला, अमृत कुंड, आदि गुरु शंकराचार्य जी की टेम्पल, और चौराबाड़ी लेक, बासुकी ताल, और भैरव बाबा जी का मंदिर, और रेतस कुंड। तो ये जो है ये केदारनाथ मंदिर के आसपास के टूरिस्ट प्लेस हैं। और उसके बाद जब केदारनाथ मंदिर से हम लोग बढ़ेंगे बद्रीनाथ मंदिर की तरफ तो रास्ते में पड़ेगा ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। यहाँ पे केदारनाथ भगवान जी की 6 महीने शीतकालीन में पूजा यहीं पे की जाती है। फिर पड़ेगा गोपेश्वर मंदिर, फिर नरसिंह मंदिर, फिर बद्रीनाथ मंदिर, और उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा माना विलेज, क्योंकि आप लोग बहुत लोग जानते हैं इंडिया का लास्ट विलेज था और अब इंडिया का फर्स्ट विलेज हो गया है। और माना विलेज में 6-7 टूरिस्ट प्लेस हैं, वो भी आपको बताएंगे आगे। और उसके बाद जब माना विलेज से बद्रीनाथ होते हुए पढ़ेंगे हम हरिद्वार की तरफ, तब पड़ेगा पांचों प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और धारी देवी टेम्पल। और ये सब कवर करते हुए हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार। लगभग 35 से 40 टूरिस्ट प्लेस हैं, तो ये आप विजिट कर सकते हैं। और किस किस दिन कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस हम लोग ने विजिट किया था वो आपको वीडियो में पता चलेगा, जो डे वाइज आइटनरी बताएंगे उसमें। तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, पहला कौन सा रूट होने वाला है, दूसरा टूरिस्ट प्लेस टू विजिट। अब तीसरा जो है वो है डे वाइज आइटनरी। तो अब जो तीसरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कितने दिन लगेंगे इस पूरी आइटनरी में, इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। तो वो है 10, हम लोग ने कंप्लीट किया था 10 दिनों में ये पूरी ट्रिप, जो कि हरिद्वार टू हरिद्वार की है। अगर घर से देखा जाए तो 12 दिन लगे थे, एक दिन घर से हरिद्वार पहुंचने में और लास्ट दिन हरिद्वार से घर आने में। तो आप लोगों का भी घर अगर हरिद्वार के 1 दिन की दूरी पे है तो आप लोगों को लगेंगे 12 दिन। बाकी हरिद्वार टू हरिद्वार 10 दिन की ट्रिप जो कि मैंने बनाई थी आइटनरी, और वो आपको बताएंगे पूरा 10 दिन में, डे वाइज बताएंगे कि कौन से दिन वहाँ पे पहुँचे, क्या किया, कैसे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो 10 दिन में जो पहला दिन होने वाला है तो पहले दिन से स्टार्ट करते हैं इस ट्रिप की आइटनरी, और आपको बताते हैं डे 1 पे हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे थे। तो जो पहला दिन था उसमें हम लोग पहुँचने वाले थे हरिद्वार से बरकोट, जो कि मतलब स्केड्यूल के हिसाब से पहला दिन था हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे और बरकोट पहुँचेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। जो लोग वीडियो देख चुके हैं उनको पता होगा। बाकी आपको बताते हैं कि हम लोग जब पहुँचे थे मसूरी तो वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि जिसकी वजह से हम लोग उसके आगे जा ही नहीं पाए। वहाँ पर 3-4 घंटा वेट किया लेकिन आगे नहीं जा पाए, तो वहीं पर हम लोग ने स्टे ले लिया था। हरिद्वार से बरकोट पहुँचने के भी 2 रास्ते हैं, एक है हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर से चंबा होते हुए धरासू बैंड होते हुए बरकोट पहुँच सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता है जिसको मैंने अपनाया था हरिद्वार से देहरादून, देहरादून से मसूरी, मसूरी से केम्प्टी फॉल, केम्प्टी फॉल से यमुना ब्रिज, यमुना ब्रिज से बरकोट, ये दूसरा रास्ता है जो कि इस रास्ते से हम गए थे। और इस रास्ते को अगर डिटेल में बताएं तो हरिद्वार से पहुँचे देहरादून, तो देहरादून से 32 किलोमीटर मसूरी है, और जो कि मतलब हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है, आप लोग जाएँ तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मसूरी से 13 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे केम्प्टी वाटरफॉल, जो कि काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। और केम्प्टी वाटरफॉल से 41 किलोमीटर चलेंगे तो पड़ेगा यमुना ब्रिज। यमुना ब्रिज को क्रॉस करते हैं और नीचे यमुना जी बह रही हैं। यमुना ब्रिज से यमुनोत्री तक साथ साथ आपको यमुना नदी साइड में दिखती रहेंगी, जहाँ जहाँ आप चलेंगे तो रोड के किनारे किनारे यमुना नदी आपको दिखेंगी। और यमुना ब्रिज से बरकोट है 41 किलोमीटर फिर से, और हाँ बरकोट से 2 रास्ते कट जाते हैं, एक जाता है लेफ्ट, एक जाता है राइट। तो लेफ्ट पे जाएंगे तो पड़ेगा यमुनोत्री, और राइट पे जाएंगे तब पड़ेगा गंगोत्री। तो हम लोग यमुनोत्री जा रहे हैं, इस वजह से बरकोट से लेफ्ट लेंगे और पहुँचेंगे यमुनोत्री। तो हरिद्वार से बरकोट जाने के जो 2 रास्ते बताए हैं मैंने, पहला वाला जो हरिद्वार ऋषिकेश नरेंद्र नगर चंबा होते हुए धरासू बैंड तो बरकोट, यहाँ पे मोस्टली बस और टैक्सी जाती हैं, क्योंकि मतलब कि अच्छा रास्ता बना हुआ है, तो बस टैक्सी अधिकतर उधर से जाती हैं। जो थोड़ा एडवेंचरस है, क्योंकि हमेशा हम जिसको चूज़ करते हैं वो हरिद्वार से देहरादून, मसूरी, केम्प्टी वाटरफॉल होते हुए यमुनोत्री ब्रिज तो बरकोट, ये थोड़ा मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ा एडवेंचरस है, तो जिसकी वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया था। तो ये है इन दोनों रास्तों की
मतलब डिफरेंस क्या डिफरेंस है। तो आपको रोड की पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और अगर आप बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं तो पूरी सीरीज़ अगर आप देख लेंगे तो आपको और कुछ सर्च करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो पूरा प्लान किया है वो पूरा सर्च करके ही किया, पूरे नोट्स वगैरह बना के, तो आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे। तो पूरी सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। इस डे 1 पे हम लोग ने कवर किए थे उत्तराखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट, जो कि होने वाला है हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। ये हो गया पूरा डे 1 का, जो कि हरिद्वार से बरकोट हम लोग पहुँचे थे 180 किलोमीटर। और अब स्टार्ट करते हैं डे 2। डे 2 में हम लोग पहुँचेंगे बरकोट से, स्टार्ट करेंगे, यमुनोत्री जाएंगे, यमुना जी के दर्शन करेंगे, फिर यमुनोत्री के बाद फिर से वापसी आएंगे बरकोट में फिर से स्टे करेंगे। और डे 2 की खास बात यह है कि इन रास्तों पे आपको मैक्सिमम वाटरफॉल देखने को मिलेगा और मैक्सिमम लोहे के ब्रिज और सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इसी रास्ते पे आपको देखने को मिलेंगी। लेफ्ट साइड में खाई है, एक बार गए तो फिर गए। तो ये जो रास्ता होने वाला है ये काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है, और मतलब काफ़ी एक गजब का रास्ता है। जब आप जाएंगे या फिर मेरी वीडियोस में देखेंगे तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा ही। तो ये देखिए यमुना जी, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो डे 2 पे बरकोट से जब यमुनोत्री हम लोग पहुँचेंगे, तो यमुनोत्री पहुँचने के लिए पहले हम लोग को पहुँचना पड़ेगा जानकी चट्टी, और उसके बाद 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, क्योंकि पैदल ट्रैक करके हम लोग पहुँच सकते हैं यमुनोत्री मंदिर और यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं। और खरसाली गाँव रास्ते में पड़ेगा। खरसाली गाँव की बात करें तो सर्दियों में यमुनोत्री माता जी की यही पूजा होती है, 6 महीने यहाँ पूजा की जाती है, क्योंकि 6 महीने बंद हो जाता है मंदिर सर्दियों में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यमुनोत्री मंदिर। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, दर्शन कर लिया है। तो ये है यमुना माता जी के मंदिर। और यमुनोत्री मंदिर के डिटेल में सब कुछ आपको मतलब फुल वीडियो में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, किन्होंने करवाया था और कितनी ऊंचाई पे है, जो कि 10,800 फीट की ऊंचाई पे है। जैसे मंदिर के पास 2 कुंड है, सूर्य कुंड, गौरी कुंड, उच्चतम तापमान के लिए प्रसिद्ध है सूर्य कुंड। तो इस तरीके की चीज़ें आपको फुल वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पे चावल लोग पकाते हैं, तो सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। पानी बहुत गर्म है, तगड़ा माहौल है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, बस कांप रहे हैं। फोटो एकदम क्लिक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। जय यमुना मैया की। यमुनोत्री मंदिर से वापसी फिर से 7 किलोमीटर नीचे आएंगे जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी से पहुँच जाएंगे बरकोट, और बरकोट में अपना डे 2 का स्टे होगा। और दूसरे दिन हम लोग रहने वाले हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही जो 4 धाम के उसमें 2 धाम हैं, एक यमुनोत्री एक गंगोत्री, दोनों धाम हैं उत्तरकाशी में ही। और हम लोग को जो डे 1 बरकोट में स्टे करना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पाए थे, तो हम लोग काफ़ी पीछे रह गए थे। तो अब कवर करना था धीरे धीरे आगे, क्योंकि जो कि दूसरे दिन हम लोगों का पहुंचना था बरकोट से, फिर से यमुनोत्री दर्शन करके फिर से वापसी बरकोट, जो कि हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। डे 2 में हम लोग यमुनोत्री तक ही वापसी कर पाए थे, जानकी चट्टी में स्टे किया था। तो डे 1 हम लोग स्टे करेंगे बरकोट में, और डे 2 भी स्टे यहीं पे करेंगे। बरकोट से जब यमुनोत्री जी के दर्शन करके वापसी आएंगे तो डे 2 भी स्टे यहीं पे करेंगे। तो आप लोग बरकोट में जो रूम लीजिएगा तो वो 2 दिन के लिए लीजिएगा, डे 1 की नाइट और डे 2 की नाइट। वहाँ पे भी 900, 1000, 1100 ऐसे रूम मिल जाएंगे। अभी रूम का जो फाइनल पूरा है बजट कि इस दिन कितने का हम लोगों का कौन सा रूम पड़ा और टोटल हम लोगों की कॉस्ट कितनी पड़ी स्टे में, ये सब आपको बजट वाले सेक्शन में बताएंगे। पेट्रोल कितना लगा और कितना खाने पे, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे बजट वाले सेक्शन में। तो अब स्टार्ट करते हैं डे 3। और डे 3 में हम लोग पहुंचने वाले हैं बरकोट से गंगोत्री, जो कि 180 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। और इसके भी रास्ते काफ़ी सुंदर हैं, और वीडियो में आप लोग देखिए, आपको अंदाज़ा मिलेगा कि कितने सुंदर सुंदर रास्ते हैं। तो डे 3 स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहुँचेंगे बरकोट से स्टार्ट करेंगे, और बरकोट से पहुँचेंगे हम लोग धरासू बैंड। धरासू बैंड से गंगोत्री तक भागीरथी नदी साथ साथ चलेगी। तो धरासू बैंड होते हुए उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से खेड़ी वाटरफॉल और मनेरी डैम, फिर मनेरी डैम से हरसिल विलेज, और उसके बाद आगे चलेंगे तो लंका ब्रिज, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गरतांग गली, और उसके बाद गरतांग गली से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे निलोंग वैली, और निलोंग वैली से गंगोत्री। और गंगोत्री मंदिर के डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री बताई हुई कि गंगोत्री मंदिर की पूरी हिस्ट्री क्या है, और आसपास के जो टूरिस्ट प्लेस हैं जैसे सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, पांडु गुफा है, आर्ट गैलरी है, ये सब जो आसपास के टूरिस्ट प्लेस हैं ये आप देख सकते हैं कि कौन सा कितनी दूरी पे है और कैसे कैसे आप उसको जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जो पौराणिक कथा है गंगोत्री मंदिर की, गंगोत्री मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, गंगा जी धरती पर कैसे आई, भागीरथ मुनि जो थे उन्होंने तपस्या की थी जिसकी वजह से गंगा नदी भागीरथी नाम से धरती पे आई, ये सब आपको डिटेल में मिल जाएगा उस वीडियो में, वो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप लोग गौमुख जाना चाहते हैं तो गंगोत्री मंदिर से 18 किलोमीटर का गौमुख का ट्रैक होता है, उसको भी करने में 2 दिन लगते हैं, तो उसको भी हम लोग ने नहीं किया था। वो भी आप करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा डेज ऐड करने पड़ेंगे उसमें। तो जिस वजह से हम लोग ने गोमुख का ट्रैक नहीं किया था, काफ़ी कठिन ट्रैक है जहाँ तक मैंने रिसर्च करके देखा है। ये थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल्स देते चल रहे हैं, बाकी आइटनरी ही की वीडियो है तो इतना ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकते हैं।
तो ये रूट होने वाला है पूरा बरकोट से गंगोत्री तक का 180 किलोमीटर का। ये आइटनरी के हिसाब से जो तीसरा नाइट स्टे हुआ वो हम लोगों का हुआ गंगोत्री में, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग का जो तीसरा नाइट स्टे था वो उत्तरकाशी में ही था। उत्तरकाशी मतलब गंगोत्री से 100 किलोमीटर पहले, तो हम लोग 100 किलोमीटर भी स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं, जो कि डे 4 में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी आपको डे 4 में पता चलेगा। और ये पूरा जो था ये एक से 1.5 महीने की जो रिसर्च थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा तैयार किया था कि कितने दिन में कौन सा कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और कहाँ पे नाइट स्टे सही रहता है। तो इस सारे चीज़ को एकदम मैनेज करते हुए ये आइटनरी तैयार की थी, जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये डे 3 कंप्लीट हुआ, 180 किलोमीटर की जर्नी रही। हम लोग ने स्टार्ट किया बरकोट से, ख़त्म हुआ गंगोत्री पे। और जब डे 4 स्टार्ट करेंगे तो गंगोत्री मंदिर में गंगा जी के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। डे 4 की यात्रा कंप्लीट करेंगे, तो चलते हैं डे 4 की तरफ और स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो डे 4 में हम लोग शुरुआत में जब उठते हैं तो नहा धो के अपने होटल से निकलते हैं। फिर उसके बाद डे 4 में हम लोग गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री माता जी के दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो आसपास के टूरिस्ट प्लेस हैं जैसे पांडु गुफा और सूर्यकुंड, जितना भी आपको बताया वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे उत्तरकाशी की तरफ। तो डे 4 में हम लोग का जो डिस्टेंस होने वाला है वो 100 किलोमीटर का रहेगा, मात्र गंगोत्री से उत्तरकाशी तक का। आज हम लोग ने डिस्टेंस कम रखा इस वजह से क्योंकि आज जो है गंगोत्री जी में दर्शन करने हैं, बाकी आसपास की चीज़ें विजिट करनी है, जिसकी वजह से थोड़ा समय लग जाएगा और हम लोग उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते, जिसकी वजह से हम लोग ने सिर्फ 100 किलोमीटर की जर्नी रखी है। और ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेंगे हम लोग, अभी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं पहुंचने वाले हैं। तो डे 4 में हम लोग का जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग था वो था गंगोत्री से उत्तरकाशी, लेकिन जो हम लोग पीछे चल रहे थे शेड्यूल से, उसके लिए हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और हम लोग गए उत्तरकाशी से पहले गंगोत्री पहुँचे, 100 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की। उसमें भी पेट्रोल हम लोग ने नहीं डलाया था, भूल गए थे, वहाँ पर ब्लैक में पेट्रोल लिया। तो कितने का मिला, थोड़ा महंगा पड़ता है, ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो सारी है, उनको भी आप देखिएगा जरूर। अगर आप लोग चारधाम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा कहाँ पे पेट्रोल है, कहाँ पे मतलब नहीं मिलता है और ब्लैक में लेना पड़ता है, महंगा मिलता है, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा डिटेल में उस वीडियोज़ में। तो चौथा दिन हम लोग का जो था वो काफ़ी हेक्टिक हो गया। हम लोग उत्तरकाशी से स्टार्ट किए और गंगोत्री पहुँचे, गंगोत्री माता जी के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग ने गर्तांगली भी देखा, जो कि 2.5 किलोमीटर का लकड़ी का ब्रिज है, वो काफ़ी सुंदर है, जिसकी सेपरेट वीडियो चैनल पड़ी हुई है, वो भी आई बटन में मिल जाएगी। वो भी काफ़ी अच्छी है। जब इंडिया से चाइना तिब्बत के बीच में व्यापार किया जाता था तो उसी गली से किया जाता था। और उसके बाद निलोंग वैली, जिसको बोला जाता है लद्दाख ऑफ उत्तराखंड, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, बिना परमिशन लिए आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो निलोंग वैली हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि हम लोग ने परमिशन नहीं ले रखी थी, प्लस आप बाइक से नहीं जा सकते, उनकी जीप करनी पड़ती और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है क्योंकि आर्मी बेस कैम्प वगैरह वहाँ पे है, तो जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। और हर्सिल विलेज भी देखा, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, काफ़ी सुंदर विलेज है, आप लोग फुल वीडियो में देख सकते हैं उसको। और उसके बाद आगे चलेंगे तो लंका ब्रिज, जो कि एशिया का हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज है और 2800 मीटर सी लेवल से ऊपर है, और वो भी काफ़ी सुंदर ब्रिज है। और ये सारी चीज़ें कवर की और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग पहुँचे वापसी उत्तरकाशी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो इसी वजह से अगर आप लोग चारधाम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 1-2 दिन बफर डे जरूर रखिएगा, जिसमें अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हुई, जैसे अगर हेल्थ इशू हुआ या कोई लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से अगर रास्ता बंद है, तो 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा जरूर रखिएगा इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए, क्योंकि हम लोग उसी 10 दिन की जो यात्रा बनाए तो 10 दिन में ही कवर किए, तो जिस वजह से चौथे दिन हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा राइड करना पड़ा। तो ये था चौथा दिन। चौथा दिन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और चौथा दिन का नाइट स्टे जो था उत्तरकाशी में था। तो उत्तरकाशी में अगर नाइट स्टे की बात करें तो वहाँ का जो रूम था वहाँ भी काफ़ी अच्छे दाम में मिल गया था, जो कि बजट वाली आपको टॉपिक को बताएंगे ही कि कितना रुपये उसमें लगा। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आके एकदम सेट बैठ गए थे, उसी जगह पे हम लोग आ गए जहाँ पे हम लोग को आना चाहिए था चौथे दिन के अकॉर्डिंग। तो चौथा नाइट स्टे हम लोग का होगा उत्तरकाशी में। उसके बाद चौथा दिन हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो धाम के दर्शन हम लोग ने कर लिए, यमुनोत्री जी के, गंगोत्री जी के। इन 4 दिनों में अब 5वें दिन चलेंगे हम लोग उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की ओर, क्योंकि केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो 5वें दिन स्टार्ट करते हैं और 5वें दिन हम लोग चलेंगे उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की ओर, जो कि 227 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। और ये भी काफ़ी अच्छी जर्नी होने वाली, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रूट हैं। तो एक रूट जो है जो कि हाईवे है वगैरह, काफ़ी अच्छा रूट बना हुआ है, और जो दूसरा रूट है तो उसके कंपैरेटिवली मतलब थोड़ी रास्ता वहाँ की अच्छी नहीं है। तो उन रास्तों पर मैक्सिमम विलेज पड़ते हैं, तो काफ़ी मतलब नेचर से भरा हुआ रास्ता वो ज़्यादा है।
तो जिसकी वजह से एडवेंचर लवर होने के कारण हम लोग ने वो रास्ता सेलेक्ट किया था। तो अभी आपको दोनों रूट बताएंगे और किस रूट से हम गए वो बताएंगे। तो जो हाईवे वाला रास्ता है वो है उत्तरकाशी से न्यू टिहरी होते हुए श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर तिलवाड़ा होते हुए सोनप्रयाग पहुँचेंगे। तो ये थोड़ा हाईवे वाला रास्ता है। और जो दूसरा रास्ता हम लोग ने सेलेक्ट किया था वो था उत्तरकाशी से घनसाली होते हुए तिलवाड़ा होते हुए सोनप्रयाग, क्योंकि हम लोग ने इस रास्ते को कवर किया था। और इसको थोड़ा डिटेल में अगर बात करें, हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तरकाशी से, जो कि 98 किलोमीटर जब चलेंगे तो उसके बाद पड़ेगा घनसाली विलेज, जो कि न्यू टिहरी में आता है। और घनसाली विलेज के बाद 38 किलोमीटर चलेंगे तब आएगा चिरबितिया गाँव, और यहाँ से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और चिरबितिया गाँव की अगर बात करें तो मैक्सिमम ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो इसी विलेज में है, चिरबितिया गाँव में। तो यहाँ पे अगर आप ट्रैक करने के शौकीन हैं तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, कोई जो अच्छा ट्रैक आपको लगे। और उसके बाद चिरबितिया गाँव से 10 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा माइली गाँव, और माइली से 19 किलोमीटर आगे तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा से 9 किलोमीटर आगे अगस्त्यमुनि, और अगस्त्यमुनि से 26 किलोमीटर और बढ़ेंगे तब पड़ेगा गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से 14 किलोमीटर फाटा, और फाटा से 16 किलोमीटर सोनप्रयाग। तो ये सारी चीज़ें कवर करते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे उत्तरकाशी से सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग पहुँचने से थोड़ा पहले सीतापुर पार्किंग के पास में लेफ्ट साइड में एक रास्ता कटा है जो कि त्रियोगी नारायण गाँव गया है। त्रियोगी नारायण मंदिर वहीं पे है, और त्रियोगी नारायण मंदिर में आप भी घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे वहीं पे हुआ था शिव पार्वती जी का जो विवाह हुआ था, तो उसी मंदिर में संपन्न कराया गया था। तो ये है त्रियोगी नारायण मंदिर, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये रहा डे 5। और अगर डे 5 में आप लोग थोड़ा समय बचा सकते हैं तो इस रूट पे आपको कालीमठ मंदिर मिल जाएगा जो कि काली घाटी में है, और कार्तिकेय स्वामी टेम्पल मिल जाएगा, और विश्वनाथ मंदिर मिल जाएगा। अगर आप ये तीनों मंदिर घूमना चाहते हैं तो थोड़ा आपको मतलब मशक्क़त करनी पड़ेगी, इसलिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा, लेकिन आप ये 3 मंदिर कवर कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे मतलब आराम से जर्नी करिए, इत्मीनान से करिए, कोई बहुत मतलब जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। आपका मेन एम है 4 धाम के दर्शन करना, तो 4 धाम का दर्शन करिए। और अगर आपको समय बचता है तो इनमें से कोई दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा 4 धाम की ओर प्रस्थान करिए। और डे 5 हम लोग का यहीं पे एंड होता है उत्तरकाशी से सोनप्रयाग तक। और सोनप्रयाग में हम लोग रूम ले लेते हैं, और डे 6 में चलेंगे हम लोग केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो डे 6 की शुरुआत करते हैं, और डे 6 में हम लोग चलने वाले हैं सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर चलने के लिए और क्या क्या रास्ते में टूरिस्ट प्लेस पड़ेंगे ये सब आपको बताएंगे। तो सोनप्रयाग से हम लोग चलेंगे 5 किलोमीटर गौरीकुंड, जो कि हम लोगों को शेयरिंग टैक्सी मिलती है, और आप लोग अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, आपको उनके शेयरिंग टैक्सी में ही जाना रहेगा। फिर गौरीकुंड से हम लोगों का जो है वो ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि 22 किलोमीटर का ट्रैक होता है। लिखा वहाँ पे कम होता है लेकिन 22 किलोमीटर के आसपास लगभग रहता है, जो कि पैदल मार्ग हम लोग का रहता है, जो कि हम लोग कवर करके पहुँचेंगे केदारनाथ मंदिर। तो अगर सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर के पूरे रास्ते की बात करें तो 5 किलोमीटर हम लोग गए शेयरिंग टैक्सी में, पहुँचे गौरीकुंड। तो अब हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। ये रास्ता गया है नीचे नदी की तरफ, वहाँ पे आप लोग स्नान कर सकते हैं। तो ये है मंदाकिनी नदी, ये है गर्मकुंड। और गौरीकुंड से जो पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से फिर 5 किलोमीटर आगे चलेंगे तब पड़ेगा जंगल चट्टी, और जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर आगे भीमबली, भीमबली से 500 मीटर आगे चलेंगे तब 2 रास्ते डिवाइड हो जाएंगे। तो उन दोनों रास्तों में से किसी भी रास्ते पे आप जा सकते हैं। एक थोड़ा 2 किलोमीटर लंबा है, और इसका डिटेल में आपको वीडियो से पता ही चली जाएगा कि किस रास्ते से आपको जाना चाहिए, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद पड़ेगा बड़ी लिंचौली, ये बड़ी लिंचौली से 2 किलोमीटर आगे चलेंगे तब बेस कैंप पड़ेगा, और बेस कैंप से 2 किलोमीटर आगे और चलेंगे तब पड़ेगा केदारनाथ मंदिर, और केदारनाथ मंदिर हम लोग दर्शन करेंगे। और डे 6 में हम लोग ने स्टे किया था केदारनाथ मंदिर के पास में ही, तो हम लोग ने लिया था कैंप, क्योंकि उसका भी प्राइस आपको बजट वाले में पता चल जाएगा, और आप रूम भी ले सकते हैं वहाँ पे, और कैंप भी अवेलेबल है, तो जो चाहे आप ले सकते हैं। तो डे 6 सोनप्रयाग से आप स्टार्ट किए और केदारनाथ मंदिर पहुँच गए। अगर आपके पास समय बच सकता है तो केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करेंगे और आसपास के टूरिस्ट प्लेस घूमेंगे। और अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो जो डे 7 होगा तो उसमें बताएंगे कि मतलब आसपास के टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से होने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग उनको विजिट करेंगे। तो डे 6 को यहीं पे एंड करते हैं, और अब मिलते हैं आपको डे 7 में। तो अब स्टार्ट करते हैं डे 7, और डे 7 में स्टार्ट करेंगे हम लोग केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद आसपास में टूरिस्ट प्लेस विजिट करेंगे। तो हम लोग कैंप से उठते हैं, और उसके बाद कैंप से निकल के हम लोग चलते हैं केदारनाथ मंदिर की तरफ। तो केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो केदारनाथ मंदिर के आसपास के जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें है भीमशिला, और जिनको आप अच्छे से जानते होंगे, केदारनाथ त्रासदी में आपको भीमशिला के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। और केदारनाथ मंदिर के पीछे ही है भीमशिला, तो भीमशिला आप विजिट कर सकते हैं। अमृत कुंड देख सकते हैं जो कि मंदिर के जस्ट पीछे है, और भैरव बाबा का मंदिर है जो कि
थोड़ा बहुत ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं। माना जाता है कि जब तक आप वहाँ दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो भैरव जी के मंदिर में दर्शन करिए। और मोदी गुफा है, थोड़ा सा पीछे हल्का सा ट्रैक करके जाना पड़ता है, जहाँ पे मोदी जी गए थे तो मेडिटेशन वगैरह किया था। तो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टे करना है वहाँ पे तो एडवांस बुकिंग भी वहाँ पे होती है। और मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और आसपास के और टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो रेतस कुंड है, रेतस कुंड जहाँ पे आप बोलते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। और चौराबाड़ी लेक है, जहाँ पे 2013 की त्रासदी आई थी जिस लेक की वजह से, तो वो है चौराबाड़ी लेक, वहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि 3800 मीटर की ऊंचाई पे है। और वास्की ताल है, और वास्की ताल पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा ट्रैक मुश्किल है, जो आइटनरी के इन दिनों में शामिल नहीं है वास्की ताल, क्योंकि वहाँ पे हम लोग नहीं गए तो उसके लिए आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। तो केदारनाथ मंदिर के आसपास के टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो भीमशिला हो गई, अमृत कुंड, भैरव मंदिर, मोदी गुफा, गुरु शंकराचार्य जी की समाधि, रेतस कुंड, वास्की ताल, चौराबाड़ी लेक। तो डे 7 में केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद इन सारे टूरिस्ट प्लेस को कवर करते हुए हम लोग आएंगे नीचे सोनप्रयाग की ओर। तो डे 7 का नाइट स्टे होगा सोनप्रयाग में। और सोनप्रयाग में ना स्टे करना चाहें तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि सोनप्रयाग में थोड़ा महंगाई ज़्यादा है। आप 2, 4, 5, 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे तो आपको रूम उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे, जो कि हम लोग ने ऐसा ही किया था। सोनप्रयाग में हम लोग स्टे ना लेके अपना पूरा बैग वगैरह लॉकर से उठाया था, क्योंकि क्लॉक रूम होते हैं, उनके भी डिटेल में आपको मिल जाएगा कि क्लॉक रूम का क्या प्राइस है, कहाँ पे है, कैसे क्या है, और जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सब आपको वीडियोस में मिल जाएगी। तो हम लोग ने भी सोनप्रयाग में स्टे ना करके गुप्त काशी हम लोग चले गए थे, वहाँ हम लोग को कम दाम पे रूम मिल गया था। तो अगर आप भी बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो मेरी जो पूरी सीरीज़ है उसको आप आराम से ध्यान से देख लीजिएगा, और उसमें मतलब जिस तरीके से मैंने मैनेज किया है वो सब कुछ दिखाया हुआ है कि कम पैसों में आपको रूम कहाँ कहाँ मिल जाएंगे और कैसे आप अपनी यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कम पैसे में अच्छी यात्रा। तो जिसकी वजह से हम लोग ने सोनप्रयाग में स्टे ना ले करके वहाँ से अपना पूरा बैग वगैरह उठाई, बाइक उठाई और चले आए हम लोग गुप्त काशी, जो कि हम लोग को गुप्त काशी में 800 रुपीज़ का रूम मिल गया था, जो कि सोनप्रयाग में वहीं 2500 का रूम था। तो हम लोग का जो डे 7 का नाइट स्टे था वो गुप्त काशी में था। आप लोग भी सोनप्रयाग या गुप्त काशी अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो डे 7 यहीं पे एंड होता है और अब मिलते हैं आपको डे 8 पे। तो अब डे 8 स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने डे 7 स्टे किया था सोनप्रयाग में तो सोनप्रयाग से स्टार्ट करेंगे, और अगर हमारी तरह गुप्त काशी में स्टे लिया था तो गुप्त काशी से स्टार्ट करते हैं। तो सोनप्रयाग से 40 किलोमीटर चलेंगे तो पड़ेगा ऊखीमठ, और ऊखीमठ से 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, एक जो कि थोड़ा एडवेंचरस है और दूसरा जो कि हाईवे वाला है, जो कि प्रेफर नहीं करते हम। अगर आपको कंफर्टेबल होके जाना है तो हाईवे वाला आप चूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी तरह आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है, थोड़ा ऑफ रोडिंग पसंद है, तो आप दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था। तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ पहुंचने के लिए 2 रूट है, और एक रूट जो है वो सोनप्रयाग से पहले आएंगे गुप्त काशी, गुप्त काशी से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से होते हुए गोपेश्वर, और गोपेश्वर से चमोली, चमोली से फिर पीपलकोटी, पीपलकोटी से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ। दूसरा रास्ता जो है वो सोनप्रयाग से गुप्त काशी आएंगे, गुप्त काशी तक दोनों रास्ते सेम है, वहाँ से डिवाइड हो जाते हैं। तो एक तो बता ही दिया आपको रुद्रप्रयाग होते हुए, और दूसरा है गुप्त काशी से जाएंगे ऊखीमठ, और ऊखीमठ से आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा चोपता, जहाँ है तुंगनाथ मंदिर, और उसके आगे गोपेश्वर होते हुए फिर वही रास्ता सेम हो जाएगा। तो जो पहला रास्ता था वो बढ़िया रास्ता बना हुआ है, और हाईवे बना है अच्छा खासा, और वो है 15 से 18 किलोमीटर ज़्यादा, और उस पर टाइम कम लगेगा, मतलब किलोमीटर में भी ज़्यादा है, और रास्ता बढ़िया है, इस वजह से समय कम लगेगा। और जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं वो 15 से 18 किलोमीटर कम है, और लेकिन यहाँ पे व्यू काफ़ी गजब के हैं। रास्ता उतना चौड़ा नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन व्यू काफ़ी गजब के हैं। तो रास्ते जो डिवाइड होते हैं वो गुप्त काशी में डिवाइड होते हैं, और आगे जाके गोपेश्वर में फिर से मिल जाते हैं। तो गोपेश्वर पहुँचने के बाद 7 किलोमीटर हम लोग और चलेंगे तो पहुँचेंगे चमोली, और चमोली से 15 किलोमीटर आगे चल के पड़ेगा पीपलकोटी। तो पीपलकोटी से 36 किलोमीटर चल के जोशीमठ पहुँच सकते हैं, और जोशीमठ से 45 किलोमीटर चलेंगे तो पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ। जो डेट था हम लोग का सोनप्रयाग से बद्रीनाथ, जो कि 212 किलोमीटर की जर्नी थी, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आसपास के टूरिस्ट प्लेस की बात करें कि डे 8 में हम लोग कौन कौन से मंदिर और विजिट कर सकते हैं, वो है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, गोपेश्वर मंदिर, और गरुड़ गंगा, और नरसिंह मंदिर। ये 4 मंदिर हैं जो कि आप डे 8 पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप विजिट कर सकते हैं। इन 4 मंदिर में हम लोग ने 2 मंदिर विजिट की थी। एक था ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, जहाँ पे 6 महीने केदारनाथ भगवान जी की पूजा की जाती है शीतकालीन में। दूसरा मंदिर था गोपेश्वर मंदिर, और बाकी गरुड़ गंगा मंदिर और नरसिंह मंदिर हम लोग विजिट नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो व्लॉग्स में आप लोग देख सकते हैं। और डे 8 पे बद्रीनाथ मंदिर के पास हम लोग नहीं गए थे, थोड़ा पहले स्टे ले लिया था क्योंकि हम लोगों को बजट ट्रैवल करना था। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास अगर स्टे लेंगे
तो थोड़ा महंगा मिलेगा, इस वजह से हम लोग थोड़ा पहले ही रुक गए थे और कम पैसे में ही हम लोग को रूम मिल गया था और वहाँ पर हम लोग ने स्टे ले लिया था। और अब चलेंगे डे 9 की तरफ। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ट्रिप के सेकेंड लास्ट डे पे, जो कि है डे नंबर 9। तो डे 9 स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बद्रीनाथ मंदिर से 2-4-5 किलोमीटर पहले हम लोग ने स्टे लिया था, जो कि बजट ट्रैवल करने के लिए आपको बताइए डे 8 में। और अब चलेंगे हम लोग बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। तो हम लोग ने वहाँ से बाइक स्टार्ट की और 4-5 किलोमीटर चल के बद्रीनाथ मंदिर में हम लोग ने दर्शन किए। और दर्शन में भी लाइन काफ़ी लंबी थी, और वीडियोस में आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। किस तरीके से हम लोग ने दर्शन किए वो भी आपको पूरा डिटेल में बताया है। जैसा कि हम लोग ने गंगोत्री में भी स्पेशल दर्शन किए थे, वहाँ पे भी आपको कैसे मतलब स्पेशल दर्शन करने होंगे और किस तरीके से करने होंगे वो आपको गंगोत्री मंदिर वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग ने किस तरीके से दर्शन किए ये सब आपको डिटेल में मिलेगा उसमें। और बद्रीनाथ मंदिर को डिटेल में मैंने उन वीडियोस में बताया हुआ है कि मतलब छोटा 4 धाम में से एक है, और बड़े 4 धाम में से एक है, और पंचबद्री में से एक है, सतयुग का धाम है। इस तरीके की काफ़ी डिटेल जो है जो वीडियोस में मिल जाएंगी आपको। और इसको 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। तो इस तरीके की काफ़ी जानकारी आपको उन वीडियोस में मिल जाएगी। तो बद्रीनाथ मंदिर में हम लोग ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ गए आगे माना विलेज की तरफ, क्योंकि माना विलेज भी इंडिया का फर्स्ट विलेज है, जो कि पहले इंडिया का लास्ट विलेज था। मोदी जी ने अब इंडिया के सारे लास्ट विलेज को इंडिया का फर्स्ट विलेज की संज्ञा दे दी है। और अगर बद्रीनाथ से माना विलेज की बात करें तो बस थोड़ा ही तो 4-5 किलोमीटर आगे चल के माना विलेज पड़ता है। यहाँ आप लोग जरूर जाइएगा, काफ़ी सुंदर गाँव है और बहुत मज़ा आया था। हम लोग ने देखा था माना विलेज की भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। तो चलेंगे माना विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। और माना विलेज में काफ़ी कुछ घूमने को है, जैसे माना विलेज में व्यास गुफा है, श्री गणेश गुफा है, भीम पुल है जो कि भीम ने बनाया था, और पुल पार करने के लिए आपको डिटेल में पता चल जाएगा वीडियोस में। और सरस्वती रिवर है, वसुधारा वाटरफॉल है, जो कि बोला जाता है कि पापी लोगों पर इसकी मतलब एक बूंद भी नहीं पड़ती है। तो वसुधारा वाटरफॉल अगर पापी लोग वहाँ जाएंगे तो उनके ऊपर वो उसका जल बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अब तो जो लोग भी जाते हैं तो उसके ऊपर लगभग पड़ जाता है। और बोला जाता है ऐसा कि वसुधारा वाटरफॉल का पानी पापी लोगों पर नहीं पड़ता है। और सतोपंथ झील है, कहा जाता है कि सतोपंथ झील में ही स्वर्ग जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। पांडवों ने यहीं से स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। और सतोपंथ झील हम लोग नहीं गए थे क्योंकि उसका भी ट्रैक थोड़ा लंबा है और उसमें भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए। जो ये आइटनरी है ये सिर्फ 4 धाम यात्रा की है, जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं, जैसे पंच प्रयाग हो गया और धारी देवी मंदिर, और भी जो जहाँ हम लोग गए वो आपको बताया वीडियो में। तो 9th नंबर डे की बात करें तो 9th डे पे हम लोग ने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, और उनके अलावा माना विलेज गए, व्यास गुफा देखा, श्री गणेश गुफा देखा, भीम पुल, सरस्वती रिवर, वसुधारा वाटरफॉल तो नहीं गए, और सतोपंथ झील भी नहीं गए। तो इतनी चीज़ें हम लोग ने कवर की डे नंबर 9 पे। इस दिन हम लोग हैं डिस्ट्रिक्ट चमोली में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और डे नंबर 9 यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो डे नंबर 9 आपको वहाँ पे एंड करना है कि जहाँ पे आप लोग बद्रीनाथ मंदिर से निकल के जितना आप चल सकते हैं, मतलब नाइट को अवॉइड करते हुए जितना आप चल सकते हैं उतना चल जाइए, और वहाँ पे आप लोग डे नंबर 9 एंड कर लीजिए। तो डे नंबर 9 यहीं पे एंड करते हैं, और डे नंबर 10 में हम लोग पंचप्रयाग दर्शन करेंगे और धारी देवी जी के दर्शन करेंगे। तो डे नंबर 9 को यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं डे नंबर 10 की ओर। तो स्वागत है आपका 4 धाम यात्रा के अंतिम दिन में, जो कि डे नंबर है 10th। तो डे नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, और डे नंबर 10 में हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर। ये पूरी जर्नी हम लोग को आज कंप्लीट करनी है। बद्रीनाथ से स्टार्ट करेंगे, हरिद्वार पहुंचेंगे, और इस यात्रा पे हम लोगों को पड़ेगा पंचप्रयाग और धारी देवी मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डे 10 को, और बताएंगे सीरियल से कौन सा प्रयाग पहले पड़ेगा, कौन सा बाद में पड़ेगा। सबसे पहले जो प्रयाग पड़ेगा वो है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे होने वाला है सतोपंथ से आ रही अलकनंदा नदी और नील घाटी से आ रही धौली गंगा नदी, इन 2 नदियों का संगम होता है। और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। ऐसा करते हुए धारी देवी मंदिर में दर्शन करते हुए हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार। तो विष्णु प्रयाग के बाद पड़ेगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। और उसके बाद पड़ेगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है। और उसके बाद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, जो कि केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी नदी, इन दोनों का संगम होता है। और उसके बाद पड़ेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। भागीरथी नदी जो कि गौमुख घाटी से आ रही है, और यहीं पे पहली बार गंगा नाम पड़ता है। तो ये हो गया 5 प्रयाग। और धारी देवी मंदिर
धारी देवी मंदिर जो कि कहा जाता है कि 4 धामों की रक्षा करती है। तो जो लोग 4 धाम के दर्शन करते हैं वो 4 धाम स्टार्ट करने से पहले या वापसी में धारी देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि धारी देवी मंदिर को 4 धामों की मतलब रक्षा करने वाली माता बोला जाता है। और जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी तो इस मंदिर को अपनी जगह से मूल स्थान से हटाया गया था, जिसकी वजह से केदारनाथ मंदिर में त्रासदी आई थी। तो जिस वजह से धारी देवी मंदिर का भी डिटेल ब्लॉग आपको वीडियो में मिलेगा। और ये डे नंबर 10 पे पंचप्रयाग और धारी देवी मंदिर को कवर करते हुए वहाँ पे दर्शन करते हुए हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार, और डे 10 खत्म होता है हरिद्वार में। तो 4 धाम यात्रा के 10 दिन की जो आइटनरी थी वो मैंने आपको पूरी बता दी डिटेल में। और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। डे 1 हम लोग ने स्टार्ट किया था हरिद्वार से, डे 10 खत्म हुआ हरिद्वार में। तो 10 दिन की यात्रा ये कंप्लीट हुई। तो अगर आप लोग उन मंदिरों के भी दर्शन करना चाहते हैं जो हम लोग नहीं जा पाए तो आपको 2-4 दिन एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, 2 दिन कम से कम एक्स्ट्रा रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि बफर डेज आपको 2 दिन कम से कम लेके चलना पड़ेगा कि अगर कहीं क्लाइमेट की वजह से लैंडस्लाइड अगर कुछ हो गया और अगर कोई बारिश की वजह से, और अगर आप एक्स्ट्रा अगर घूमना चाहते हैं तो 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो इन 10 दिनों में हम लोग ने कवर किया 4 धाम और पंचप्रयाग और धारी देवी मंदिर और कई सारे मंदिर जो आपको वीडियो में बताया ही है। तो बाकी यमुनोत्री धाम के बारे में, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो सारी मंदिरों की अगर आरती और खुलने की टाइमिंग की बात करें तो फिर आप वो वीडियोस में आप देख सकते हैं, जो कि मेरी फुल वीडियोस पड़ी हुई चैनल पे। अगर उस सारे के बारे में डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर बात करें पूरी आइटनरी की, तो पूरी आइटनरी में उत्तराखंड का पूरा एक मंडल हम लोग ने कवर किया था, जो कि था गढ़वाल मंडल, जिसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उत्तराखंड 2 मंडल में डिवाइड है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल के पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट हम लोग ने 4 धाम के आइटनरी में पूरे कंप्लीट किए थे। और इसके बाद अगर बात करें 4th नंबर टॉपिक की कि कौन कौन से क्लोथ्स और एसेसरीज ले जाने हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रहा है। तो जिसकी वजह से नॉर्मल कपड़े रखने हैं, विंटर के कपड़े रखने हैं, रेनकोट जरूर ले जाना है और चेन स्प्रे भी जरूर ले जाना है, क्योंकि बाइक में चेन स्प्रे बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पूरी इतनी ज़्यादा ट्रैवल होता है और गंदगी, पानी और धूल कीचड़ वगैरह रहता है, तो चेन स्प्रे का ज़्यादा यूज़ होता है। और मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिसिन कौन कौन सी ले जानी है। और ये ग्लव्स वगैरह है, विंटर का काफ़ी सामान अच्छे से ले जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है और ये सारी चीज़ें ले जानी। और इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है, पूरी बैकपैक की वीडियो, मतलब एक सिंगल छोटी छोटी चीज़ भी हर एक चीज़ मैंने बताई हुई है, तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वो पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ यूज़फुल है। मतलब काफ़ी रिसर्च करके मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी आपको हेल्प होने वाली है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने उसमें ना रखी हो और आपको ना बताया हो कि ये चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो छूटी हुई हो, एक छोटी छोटी चीज़ बताई है मैंने, तो वो आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो 4th नंबर टॉपिक वो रहेगा। वो जो 5th एंड लास्ट और सबसे बढ़िया टॉपिक है जो आप देखना चाह रहे थे देर से, बजट, कि कितना बजट लगने वाला है, वो आपको बताते हैं। और बजट बताने के बाद ये वीडियो को एंड करते हैं। तो इस बजट वाले टॉपिक को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पेट्रोल, दूसरा स्टे, तीसरा फूड और चौथा अदर चीज़ों में जो पैसा खर्च हुआ। तो अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में हम लोग की गाड़ी चली थी सिर्फ हरिद्वार टू हरिद्वार की बात करते हैं तो 1500 किलोमीटर लगभग गाड़ी चली थी। तो हमारी बाइक थी क्लासिक 350, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, तो जिसका एवरेज लगभग 30 किलोमीटर के आसपास आया था। तो जिसके अकॉर्डिंग 50 लीटर तेल लगा। तो 50 लीटर को अगर 90 के अप्रॉक्स में अगर इंटू करते हैं, थोड़ा कहीं ज़्यादा था कहीं कम था, कहीं कम तो लगभग नहीं था, तो 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 4500 रुपये। कहीं जैसे अगर ब्लैक में ख़रीदा तो थोड़ा महंगा था और कहीं ज़्यादा था, तो 4500 को राउंड फिगर मिला के 5000 रुपये, लगभग आपका 5000 रुपये पेट्रोल में लगने वाला है। अगर आपके पास बाइक कोई दूसरी है तो उसके अकॉर्डिंग आपने माइलेज जान के उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कितना आपका पेट्रोल लगने वाला है। तो मेरा पेट्रोल पे जो खर्च हुआ वो हरिद्वार टू हरिद्वार 5000 रुपये खर्च हुआ। तो एक हो गया पेट्रोल। और अगर स्टे की बात करें तो स्टे में आपको पूरे दिन का अलग अलग पैसे बताते हैं। जैसे मसूरी में हम लोग को मिला 900 में रूम, जानकी चट्टी में 1100, उत्तरकाशी में हम लोग ने 2 दिन के लिए रूम लिया था जो कि 2000 रुपये में 2 दिन का रूम पड़ा था। और सोनप्रयाग में 2400, सबसे महंगा रूम यही था क्योंकि सोनप्रयाग में ऑब्वियसली महंगा होता ही है। तो 2400 रुपये का सोनप्रयाग में 1 दिन का था। और केदारनाथ में ऊपर गए थे तो 800 रुपये में 2 लोग रहते, क्योंकि ये पूरी आइटनरी 2 लोगों की है, 2 लोगों का बताएंगे। 400 रुपीज़ पर पर्सन था, तो 800 रुपीज़ पड़ा था कैंप में। और उसके बाद गुप्त काशी में हम लोग ने स्टे किया था, वो 800 रुपीज़, बद्रीनाथ 1400 और नंदप्रयाग जो कि लास्ट डे में हम लोग ने स्टे किया था नंदप्रयाग में 800 रुपीज़। तो टोटल हम लोग का जो स्टे का बजट था वो 9 नाइट का लगभग 10,200 रुपये था 2 पर्सन का, क्योंकि 10 दिन और 9 रात की ये यात्रा थी। तो जिसमें हम लोग का
2 पर्सन का लगा 10,200 रुपये, लगभग 10,000, जो कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप कैसा रूम चाहते हैं और किस सीज़न में जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रूम ऊपर नीचे हो सकता है ये प्राइस। तो लगभग 10,000 रुपये स्टे में और 5,000 रुपये पेट्रोल में। तो अगर बात करें फूड की तो लगभग 500 रुपीज़ पर डे पर हेड आपका खर्च होगा, मतलब 500 रुपये में एक आदमी एक दिन का खाना खाएगा। खाने में नाश्ते से लेकर के और लंच और डिनर पूरा मिला के लगभग 500 रुपीज़ खर्च होंगे। उसमें भी आप के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कि आप क्या खाना चाहते हैं। और दिन में हम लोग लंच में तो काफ़ी बार लंच अवॉइड करते थे, लिक्विड चीज़ें ही जैसे जूस वगैरह हो गया, तो इन चीज़ को हम लोग लेते थे। तो लगभग 500 रुपीज़ पर हेड पर डे लगता था। तो 2 लोगों का 10 दिन का लगभग 10,000 रुपये खर्च हुआ, क्योंकि 500 रुपीज़ पर पर्सन, तो 1000 रुपीज़ पर डे 2 पर्सन का। तो 10 दिन का 10,000 रुपये लगभग फूड में खर्च हुआ। तो 10,000 रुपये फूड में, 10,000 स्टे, 5,000 पेट्रोल, लगभग 25,000 रुपये हम लोगों का इन 3 चीज़ों में लगा। और अगर बात करें अदर, तो अदर में जैसे फर्स्ट डे ही मेरा मतलब बाइक का टायर फट गया था, जिसमें 2,500 रुपये लगे। और उसके अलावा जैसे कहीं पे आप अगर स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो उसका प्राइस, गरतांग गली उसका टिकट, तो इस तरीके से लगभग मान के चलिए आपको 2 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको रखने पड़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो लगभग 28,000 रुपये हम लोगों का पड़ रहा था। अगर राउंड फिगर की बात करें तो लगभग आप 30,000 रुपये मान के चलिए कि 2 पर्सन का पूरे 10 दिन की आइटनरी, हरिद्वार टू हरिद्वार, पेट्रोल, स्टे, फूड, अदर, ये सारी चीज़ें मिला के 30,000 रुपये कम से कम आप लोगों का लगने वाला है, मतलब पर हेड 14 से 15,000 रुपये। तो ये है 10 दिन की आइटनरी जो कि हरिद्वार टू हरिद्वार है। इसमें हर एक चीज़ मैंने कवर की, टूरिस्ट प्लेस टू विजिट, क्लॉथ्स एंड एसेसरीज, कवर्ड रूट, बजट और डे वाइज आइटनरी। तो बजट में आपको बता ही दिया, लगभग 14 से 15,000 रुपये पर हेड लगने वाला है अगर आप लोग एक बाइक पे 2 लोग जाते हैं तो अगर आप लोग सिंगल जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पेट्रोल उतना ही लगने वाला, स्टे उतना ही लगने वाला, फूड में आपका आधा बच सकता है, बाकी आपको पूरा उतना ही देना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आप 2 लोग जाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी मतलब सहूलियत मिलेगी, काफ़ी आपका बजट कम हो जाएगा। तो 2 लोगों का 10 दिन का हरिद्वार टू हरिद्वार 30,000 रुपये बजट लगने वाला है। तो ये थी 10 दिन की आइटनरी, जिसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताया। तो बहुत काफ़ी मेहनत लगी थी वो, जब हम लोग ने 1 से 1.5 महीने पूरा रिसर्च किया था और ये आइटनरी बनाई थी। तो ये आइटनरी पूरी आपको साझा की। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन पूरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ेगी, काफ़ी आपको सहूलियत मिलेगी और काफ़ी आपको हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये आपके लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।